Hello student, welcome to all our in center राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन डिगावा मंडी। आई एम मीना एंड आज मैं आप सभी को सिखाऊंगी टैली ERP9। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या है कि टैली का कहाँ पे यूज होता है, कौन कौन इसको कर सकता है, कैसे इसके अंदर काम किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हमारे टॉपिक को स्टार्ट। तो मैं आप सभी को सिखाऊंगी टैली ERP9 विद GST। व्हाट इज़ टैली ERP9। अगला जो टॉपिक है वो है मेरा व्हाट इज़ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। Qualification of learn Tally, download and install Tally ERP9. How to start learning Tally, what is financial year, what is GST, what is regular and composition from। तो ये जो टॉपिक मैंने बनाए हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आएंगे। और जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है मेरा व्हाट इज़ टैली ERP9। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो सबसे पहले हम इन दो वर्ड को अच्छे से समझ लें, अकाउंटिंग एंड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको जिस काम के लिए बनाया गया वो उस काम को कम से कम समय में और बिना गलती के पूरा कर सके, वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि 25 को 75 से गुणा करना है, तो वैसे अगर हम मैन्युअली में काम करते हैं तो हम कोई गलती की भी गुंजाइश हो सकती है और टाइम भी लग सकता है। अगर हम कंप्यूटर में कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से करते हैं तो ये काम सेकंड में हो जाता है और बिना कोई गलती के। तो अगला जो टॉपिक है वो है मेरा व्हाट इज़ अकाउंटिंग टैली ERP9। तो जो अकाउंटिंग तो जो है हमारी 10th 11th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि कोई स्टूडेंट कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो वहीं से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कॉमर्स जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उसको 2 साल लगता है अकाउंटिंग करने में। फिर उसके बाद BCom चलती है, 3 साल तक वो चलती रहती है। फिर हमारी MCom चलती है, 2 साल तक वो चलती रहती है। तो ऐसे अकाउंटिंग जो है हमारी ख़त्म नहीं होती, चलती ही रहती है। तो ऐसे तो ये अकाउंटिंग बहुत ही लंबी है, करने में हमें बहुत ही टाइम लग जाएगा। लेकिन हमें क्या है, कुछ काम करना है अकाउंटिंग का। तो सबसे पहले मैं अकाउंटिंग का जो मतलब होता है वो बताती हूँ। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन, मतलब लेखा प्लस अंकन। लेखा का मतलब होता है यहाँ पे लिखना और अंकन का मतलब होता है अंक से। इन दोनों से जो मिलके बनता है वो होता है अंकों को लिखना। तो किस अंकों को लिखना है ये हम देख लेते हैं। तो किसी भी व्यापार में होने वाले लेन देन को हम टैली ERP9 में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि जैसे कि हमने परचेज किया है या फिर सेल्स किया है, अगर हम किसी से पेमेंट करना चाहते हैं, किसी से कितना रिसिप्ट हुआ है, हमें डेबिट क्रेडिटर्स किन लोगों की, कौन लोग हमें कितना मांगते हैं, हम किन लोगों के कितना मांगते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक कितना हमारे गोडाउन में स्टॉक है, एक्सपेंसेस, इनकम, ऐसे बहुत सारे हैं, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। तो इन सभी का रिकॉर्ड हमें टैली में अच्छी तरीके से आना चाहिए ताकि हम उसके अंदर काम कर सकें। तो चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्वालिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड फॉर टैली ERP9 कि हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टैली सीखने के लिए। वैसे तो क्या है, जो क्या मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है, क्या मैं टैली सीख सकता हूँ? मेरा बैकग्राउंड आर्ट है, क्या मैं टैली सीख सकता हूँ? मेरा बैकग्राउंड, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, क्या मैं टैली सीख सकता हूँ? मैंने 10th 12th पास हूँ, क्या मैं अकाउंटेंट बन सकता हूँ? तो इन सारे सवालों के जवाब हमारे पास हाँ ही होने चाहिए।
क्या आर्ट बैकग्राउंड के टैली नहीं सीख सकते हैं। ये 6 मंथ का जो कोर्स है टैली ERP9, तो टैली के ऊपर काम करके उसको अच्छे से सीख के समझ के आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो भी टैली ERP9 कर सकते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड जिसका है उसको अकाउंटिंग का अच्छे से पता होता है और वो उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, अगर कंप्यूटर को ऑपरेट करने की नॉलेज आपको अच्छी है तो भी आप टैली सीख सकते हो और अकाउंटेंट भी बन सकते हो। 10th-12th स्टूडेंट हैं वो भी अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। अभी जो मैं स्किल बता रही हूँ अगर वो आपके पास अच्छी हैं, आप करते हो तो आप ज़रूर टैली सीख सकते हो और उसके अंदर काम भी कर सकते हो। जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं वो तो अकाउंटिंग को अच्छे से जानते हैं और अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। अगर जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं वो भी अकाउंटेंट भी बन सकते हैं और टैली भी सीख सकते हैं। तो आगे जो स्किल बता रही हूँ अगर वो आपकी अच्छी हैं तो आप ये टैली ERP9 का कोर्स भी कर सकते हो और अकाउंटेंट भी बन सकते हो और इसके अंदर काम भी कर सकते हो। कंप्यूटर नॉलेज, अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने की अच्छी नॉलेज है तो आप अकाउंटेंट बन सकते हो, टैली सीख सकते हो। फिर है टाइपिंग स्पीड, अगर आपकी नॉर्मल टाइपिंग स्पीड है तो भी आप ग्रोथ कर सकते हो। अगर टाइपिंग स्पीड आपकी फास्ट है तो आप ग्रोथ कर सकते हो और अकाउंटेंट भी बन सकते हो। मिस स्पेलिंग, बहुत से लोग मिस स्पेलिंग बहुत करते हैं और मिस स्पेलिंग क्या है, हमारे कॉन्फिडेंस को कम करती है। ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास कॉमर्स सब्जेक्ट है, BCom सब्जेक्ट है, MCom है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हमें अकाउंटेंट बनने के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो सीखने की शक्ति है उसका कम करता है। लर्निंग कैपेसिटी ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपकी सीखने की शक्ति है तो आप अकाउंटेंट भी बन सकते हैं और उसके अंदर काम भी कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, टैली डाउनलोड करना। तो टैली को डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नेट पे जाना होगा, मोज़िला फायर, यहाँ पे आपको लिखना है डाउनलोड टैली ERP9 और जो फर्स्ट ही दिखाई दे रहा है आपको डाउनलोड टैली ERP9, टैली सर्वर 9 एंड टैली डेवलपर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या है, आपको टैली डाउनलोड की साइट आएगी और सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे करना है आपको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड सेटअप पे जाना है और डाउनलोड सेटअप पे जाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, सेटअप पे डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद सॉरी वो गलती से हो गया हमारा, फिर से बताती हूँ। यहाँ पे करना है आपको ओके करने के बाद आपको यहाँ पे ये मिलेगा यस, यहाँ पे करना है आपको यस करने के बाद आपका ये टैली स्टार्टअप स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे करना क्या है, सिंपली आपको याद रखना है कि आपका जो सी ड्राइव में टैली इंस्टॉल होता है, टैली को सी ड्राइव में कभी भी इंस्टॉल नहीं करना। जैसे कि आपको कंप्यूटर को फॉर्मेट करवाना है तो जो टैली का जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाएगा, तो इसलिए आपको करना क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या करना है, कट करना है और यहाँ पे लिखना है आपको D सेमीकोलम एंड स्लैश, इस नाम से क्या करना है, आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है, ये करना है। उसके बाद आपका जो सेटअप है वो स्टार्ट हो जाएगा और फिर आप टैली डाउनलोड हो जाएगी और उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो चलिए हम अगला जो टॉपिक है वो करते हैं हम स्टार्ट। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ग्रेड स्टार्ट लर्निंग विद टैली ERP9। तो टैली के अंदर हमें काम करना है, वो कैसे करना है। फर्स्ट जो है क्रिएट कंपनी इन टैली ERP9। सबसे पहले हमें अगर किसी शॉप पे काम करना पड़े तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वहाँ पे
कंपनी क्रिएट करनी है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? कंपनी का नाम, दूसरा कंपनी का एड्रेस, कंपनी के फ़ोन नंबर, कंपनी के मोबाइल नंबर, कंपनी की ईमेल आईडी, कंपनी की सिटी एंड स्टेट, कंपनी का पिन कोड, फाइनेंशियल ईयर और कंपनी जीएसटी नंबर। तो ये सारी नॉर्मल चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कंपनी की, फिर हम कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे आप टैली ERP9 के अंदर आप कितनी भी कंपनी बना सकते हैं, जैसे 10 बनानी है, 20 बनानी है, तो आप अलग अलग कंपनी बना सकते हैं। तो जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कंपनी जीएसटी नंबर। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर? जैसे कि इंग्लिश का नया साल होता है हमारा 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। ऐसे ही हिंदू नववर्ष होता है, वो होता है 1 चैत्र से लेकर फागुन तक। फिर होता है हमारा उर्दू का नया साल, ये होता है 1 मुहर्रम से लेकर जिलहिज्जा तक। फिर उसके बाद आता है फाइनेंशियल ईयर, जो बिजनेस का काम करते हैं, व्यापार का काम करता है, उनका भी एक नया साल होता है, वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो ऐसे ही जो बिजनेस का काम करते हैं उनका जो नया साल होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो ये स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि अभी चल रहा है हमारा 2020, तो ये कहाँ से स्टार्ट होएगा? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। ये हमारा क्या बन जाएगा? फाइनेंशियल ईयर, इसको बोलेंगे हम फाइनेंशियल ईयर। अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि पिछले साल आपने कितनी सेल्स की, तो हम उनको ये नहीं बताएंगे कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का नहीं बताएंगे, हम उसको बताएंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ये हम फाइनेंशियल ईयर बताएंगे कि उस साल हमारी कितनी बिक्री हुई। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। फिर हम पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक, व्हाट इज़ जीएसटी। तो जो गवर्नमेंट ने हमारे जो जीएसटी स्टार्ट की थी वो की थी 1 जुलाई से लेकर 2017 तक। 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई को स्टार्ट कर दी थी। तो इससे पहले क्या होता था? VAT, वैल्यू एडिड टैक्स। इससे पहले ये होता था, अभी ये ख़त्म कर दिया, तो हम इसमें नहीं उलझेंगे, हम सिर्फ जीएसटी पढ़ेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म 1 जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था? स्टार्ट कर दिया था इसको। डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, यहाँ पे हम इसकी फुल फॉर्म एंड डेफिनेशन के साथ इसको पढ़ेंगे। तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब माल, सर्विस मतलब सेवा। तो जो गवर्नमेंट ने जिस भी आइटम के ऊपर जीएसटी लगा रखी है, माल या सेवा पर लगने वाला टैक्स, उसको हम कहते हैं जीएसटी। जैसे कि हमने मोबाइल ख़रीदा 1200 रुपये का, और जो मार्केट में जो उसकी वैल्यू है वो है 1000 रुपये, और 200 रुपये क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। अगर इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता तो ये हमें 1200 रुपये में की बजाय हमें 1000 रुपये में भी मिल सकता था। तो ये 200 रुपये हैं वो क्या करने होते हैं? हमें सरकार को पेड करने होते हैं। तो ये होता है हमारा जीएसटी। फिर हम यहाँ पे सीख लेते हैं टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस कितने प्रकार का होता है? तो एक जो बिजनेस होता है हमारा, बिजनेस फॉर परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स। जैसे कि कोई परचेज या सेल्स करने के लिए हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडर। कोई सेवा प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर, जिसमें प्रॉफिट के लिए माल को खरीदा या बेचा जाता है। और दूसरा हमारा होता है जिसमें प्रॉफिट के लिए सेवाएं दी जाती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे फ्रिज, मशीन, कंप्यूटर, मोबाइल्स। ये क्या होते हैं? हमारे सेल्स एंड परचेज करने के लिए। और जो सेवाएं देते हैं वो होती हैं हमारी, जैसे कि टेलीफोन रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट सर्विसेज, रेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी। तो आगे हम देख लेते हैं कि जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे हाउ आर कंपलसरी एंड
फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो 1 साल का जो सेल्स करते हैं हम, जैसे कि टर्नओवर भी बोल सकते हैं हमारे, जैसे हमें परचेज एंड सेल्स, जैसे कि हमें सेल्स करते हैं तो जो भी 40 लाख से ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। सर्विसेज, जैसे कि हमने 20 लाख से ज़्यादा का मोबाइल रिचार्ज कर दिया है तो भी हमें क्या करना होता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो वो हम क्या करते हैं, जीएसटी के अकॉर्डिंग हमें गवर्नमेंट में जमा करवाना होता है। लेस देन लिमिटेड कैन अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो जो भी आप सामान सेल्स एंड परचेज करते हो, जैसे कि आपने कोई भी सामान 40 लाख से ज़्यादा का बेच दिया तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। सर्विसेज, अगर आपने किसी चीज़ की सेवाएं 20 लाख से ज़्यादा कर दी हैं तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला जो टॉपिक है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए चाहिए। तो ये होती है जीएसटी की साइट gst.gov.in। इस साइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आधार कार्ड, एप्लीकेंट ऑफ आधार कार्ड, एप्लीकेंट ऑफ पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो फॉर एप्लीकेंट, बैंक डायरी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और रेंट एग्रीमेंट, अगर आपकी शॉप किराए पर है तो ये सारे डॉक्यूमेंट क्या है उसके अंदर लगते हैं। अदरवाइज उस रिक्वायरमेंट के अनुसार 1-2 और भी लग सकते हैं। तो आगे हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ जीएसटी नंबर। तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ये होता है हमारा 15 डिजिट का। जैसे कि जो फर्स्ट जो लेटर होते हैं, जैसे कि 06 हमारा हरियाणा स्टेट का कोड है, और ये जो 10th डिजिट दिख रही है आपको, ये होती है हमारी पैन कार्ड नंबर। और ये होता है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो पैन कार्ड नंबर में न्यूमेरिक दे रखी है उनमें से कोई भी एक जेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट आपके, और एक लास्ट का हो सकता है कुछ भी। तो ये जो हमारा 06 स्टेट कोड हो गया, ये हमारा पैन कार्ड नंबर हो गया, और इनसे मिलके आपके बनते हैं जीएसटी नंबर। टाइप ऑफ जीएसटी रेट, क्या क्या जीएसटी के रेट हैं। तो जीएसटी 0%, मतलब कि कुछ ऐसे आइटम भी हैं जिनके ऊपर 0% लगता है, जैसे कि खाद, बीज, मिल्क, अंडे, ये सब। फिर उसके बाद लगता है हमारा 5% शुगर एंड स्पाइस एंड टी के ऊपर। फिर लगता है हमारा 12% मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर्स, 18% लगता है हमारा टेलीफोन एंड स्कूल बैग्स, 28% लगता है हमारा एयर कंडीशन, सीमेंट एंड लग्जरी आइटम के ऊपर। तो क्या होता है, हमें ये जानना ज़रूरी नहीं होता कि किस आइटम पे कितना लगता है। जैसे कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे आइटम हैं, किस किस का हम जानेंगे। तो जो भी जीएसटी, जितना भी जीएसटी लगेगा वो हमें प्रिंट पे बिल होके मिलेगा, बिल प्रिंट पे मिलेगा। तो हमें जानना ज़रूरी नहीं कि कितना % लगा है। तो आगे देख लेते हैं हाउ जीएसटी अप्लाई। तो जैसे कि हमें परचेज करते हैं, परचेज फॉर गुड्स, और उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं, वो हमारा होता है इनपुट टैक्स। और जैसे हम सेल्स ऑफ गुड्स करते हैं, जैसे हम कोई भी सामान बेचते हैं और उसके ऊपर जो हम टैक्स लगाते हैं वो हमारा होता है आउटपुट टैक्स। और प्रॉफिट ऑफ गुड्स ये हमें करवाना पड़ता है पेड ऑफ गवर्नमेंट हो। जैसे कि हम परचेज करते टाइम हम शॉपकीपर को दे के आते हैं कि हमने जो सामान या आइटम परचेज किया है उसका टैक्स। और ऐसे अगर हम सेल्स करते हैं, हम बेचते हैं, हम लेते हैं टैक्स, तो क्या करते हैं, हमें गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। जैसे कि कोई आइटम हमने परचेज किया 100 रुपये का, उसके ऊपर लगा 5%, तो 5% का हो गया हमारा 105 रुपये, तो इसको हम बोलेंगे इनपुट टैक्स। ऐसे ही अगर सेल्स किया है, जैसे कि हमने ख़रीदा 105 रुपये का था और बेचेंगे 110 रुपये में, 5% जीएसटी का हमें 5.50 पैसे बनेंगे, तो ये होता है हमारा आउटपुट टैक्स।
आइटम प्रॉफिट, अगर 10 रुपये के प्रॉफिट पे हमने 5% 50 पैसे लगाए हैं तो ये हमें पेड ऑफ गवर्नमेंट को करवाने पड़ते हैं, सरकार में जमा करवाने पड़ते हैं। तो ये होता है जीएसटी को सोल्व करना। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे न जीएसटी अप्लाई इनकम। ये होती है, देखो, SGST एंड CGST, एक होता है IGST। अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट स्टेट टैक्स एंड सेंट्रल टैक्स, एक ही स्टेट से माल खरीदा और एक ही स्टेट में माल बेचा, तो 50-50 क्या होता है, जैसे कि स्टेट टैक्स अलग से और सेंट्रल टैक्स अलग से, तो ये हाफ हाफ हो जाता है। ऐसे IGST क्या होता है, अन्य स्टेट से माल खरीदा व अन्य स्टेट से माल बेचा जाता है। जैसे कि हमने किसी और देश से सामान खरीदा और किसी और देश में बेच रहे हैं, तो हमारे कौन सी लगेगी, IGST। जैसे कि हमने कोई भी मोबाइल की वैल्यू है 1000 रुपये और उसका GST हमारा 12% लगता है, तो SGST हमारी 6% लगेगी, ऐसे ही CGST हमारी 6% लगेगी। तो दोनों मिलके इस टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 1120 रुपये। ऐसे अगर हमें स्टेट के हिसाब से करनी है तो एक मोबाइल की वैल्यू अगर हमारी 1000 रुपये है तो इसके अंदर पूरा 100% लगेगा, IGST हमारी 12% ही लगेगी और इसका भी अमाउंट टोटल हमारा 1120 रुपये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, वो है टाइप ऑफ GST रजिस्ट्रेशन। तो हमारे जो GST के टाइप हैं वो 2 प्रकार से हैं, कंपोजिशन फ्रॉम एंड रेगुलर फ्रॉम। हम अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं। टर्न ऑफ लिमिट के हिसाब से हम देखें तो जैसे कि कंपोजिशन फ्रॉम और ये होती है रेगुलर फ्रॉम। अगर 1 साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो हम किस में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, कंपोजिशन फ्रॉम में। अगर हमारा 1 साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो हम किस में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रेगुलर फ्रॉम में। अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो हमारा रेगुलर फ्रॉम में करवाना अनिवार्य है। उसके बाद आता है ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। अभी कंपोजिशन फ्रॉम, इसमें क्या होता है, अगर हमारी 1 साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है फिर भी हम रेगुलर में GST रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और रेगुलर फर्म में ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इसमें क्या होता है, अगर फर्म कंपोजिशन में है और सेल्स हमारे 1.5 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो कंपोजिशन फर्म को रेगुलर में करवाना अनिवार्य होता है। फिर आता है हमारा GST रिटर्न। कंपोजिशन फर्म में क्या होता है कि 3 महीने के बाद हमें GST रिटर्न करना पड़ता है, इसको बोलते हैं CMP08 रिटर्न। अगर रेगुलर फर्म है तो वो हमारा हर महीने रिटर्न करना होता है, जैसे कि इसको बोलते हैं हम GST R3B रिटर्न। जैसे कि हमने कोई भी आइटम खरीदा और उसकी वैल्यू हमारी 1000 रुपये है और 200 रुपये उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो वो हमें कंपोजिशन फर्म में 3 महीने बाद करानी होती है और रेगुलर फर्म में हमें महीने के अकॉर्डिंग रिटर्न करवानी पड़ती है। फिर आता है हमारा अप्लीकेबल ऑफ टैक्स रेट। इसमें क्या होता है, कंपोजिशन फर्म में होता है इनपुट नहीं ली जा सकती और ना ही आउटपुट दी जा सकती। जिस कंपनी पहले अगर हमने पहले ही परचेज कर लिया तो उसके अंदर ना ही तो हमें इनपुट देनी होती और ना ही हमें आउटपुट लेनी होती। और रेगुलर फर्म में क्या होता है, इनपुट भी दी जाती है और आउटपुट भी ली जा सकती है। टैक्स मतलब जो GST होता है उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है हमें, और कंपोजिशन फर्म में हमें ना ही इनपुट लेनी होती और ना ही देनी होती। उसके बाद आता है हमारा टैक्स लायबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है, कंपोजिशन फर्म एंड रेगुलर फर्म के अंदर अगर आपकी सेल्स 2.5 करोड़ से ज़्यादा होती है तो हमें कंपोजिशन फर्म में 1% हमें सरकार को देना होता है। जैसे कि 2.5 करोड़ में से 1% हमें सरकार को देना होता है, तो उसका 2500 रुपये हमें क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और रेगुलर के अंदर अगर आपकी GST में रजिस्ट्रेशन है तो आप क्या करते हो, हर महीने उसको रिटर्न करते रहते हो, सरकार को
जमा करवाते रहते हो कि इतना हमें इस महीने सेल्स हुआ है, इतना परचेज हुआ है। जैसे कि 1000 रुपये, हमने 1000 रुपये का कोई आइटम परचेज किया है तो हम 500 रुपये क्या करते हैं, सरकार को पेड करते हैं। तो ये होते हैं एक्सपेंस। एग्जाम्पल ऑफ एंट्री इन टैली, कंपोजिशन फ्रॉम एंड रेगुलर फ्रॉम। इसके अंदर क्या करना पड़ता है, कंपोजिशन फ्रॉम के अंदर हमें ना ही तो SGST लगानी होती, ना ही CGST, ना ही IGST। अगर हमने 1000 रुपये का आइटम है और 200 रुपये उसके ऊपर टैक्स है तो हमें सीधा एंट्री करनी होती है 1200 रुपये की। और रेगुलर फर्म के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग हिसाब रखना पड़ता है। इसके अंदर चाहे 1000 रुपये का माल खरीदा है तो भी हम 6% SGST में करेंगे और 6% हम CGST में करेंगे। इनके GST अगर आपने रजिस्टर है तो आप अलग अलग आपको करवाना पड़ेगा। नेम ऑफ इनवॉइस, अगर आपका फॉर्म कंपोजिशन फर्म में है तो बिल मिलेगा आपको, बिल ऑफ सप्लायर। अगर आप रेगुलर में है तो आपका जो बिल बनेगा वो बनेगा टैक्स इनवॉइस। फिर चलते हैं हम एडवांटेज। इसके अंदर क्या, कंपोजिशन फर्म और रेगुलर फर्म में क्या होता है, अकाउंट मेंटेन करना आसान होता है और 3 महीने में केवल एक ही बार रिटर्न लगाना पड़ता है। कोई भी फर्म इनपुट लेने के लिए विद GST बिल मांगे तो हमें उसको देना पड़ता है। और कंपोजिशन फर्म में हम ना ही इनपुट बिल दे सकते हैं ना ही आउटपुट। और जो रेगुलर होती है उसके अंदर हमें बिल देना होता है हर एक कस्टमर को। उसके बाद डिसएडवांटेज ये होती हैं कंपोजिशन एंड रेगुलर फर्म की, कोई भी फर्म इनपुट लेने के लिए विद GST बिल मांग तो नहीं, ना ही मांगा जाता, ना ही दिया जा सकता। हर महीने रिटर्न लगाना पड़ता है, साथ ही अकाउंटिंग में भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। रेगुलर फर्म में क्या होता है कि कितना GST आया, कितना GST कटेगा, ये सब ध्यान हमें रखना होता है। और कंपोजिशन फर्म में ना ही हम किसी से ये बिल मांग सकते और ना ही किसी को दे सकते, ये होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है और समझ में भी आया होगा। थैंक यू।